हेलो, नमस्कार आप सभी का। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। आज का डेट है 8 फरवरी 2025। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं आज के आर्टिकल में क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे पहला है आर्टिकल है रेपो रेट कट बाई 25 BPS to 6.25%. तो आफ्टर टैक्स रिलीफ इन बजट RBI cuts the key rate first in 5 years to spur growth. ठीक है, RBI keep stance neutral, expects growth to be 6.7 in 2027. तो 2027 में RBI ग्रोथ रेट को 6.7% तक लाना चाहता है। ठीक है, तो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको हम MPC कहते हैं। उसने 2020 के बाद पहली बार जो रेपो रेट है उसको कट किया है 25 पैसे से, मतलब अब ये हो गया है 6.25%। तो पहले ये था 6.5%, जो अब घट के हो गया है 6.25%। वैसे तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है हर 2 महीने पे अपना रिपोर्ट ये देना रहता है, लेकिन पिछले 5 साल से इसमें कोई गिरावट नहीं आया था, बल्कि जो कोविड था उस टाइम ये बढ़ गया था। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेस रेट भी बोल सकते हैं। रीपर्चेस रेट जो कि स्पेशली बैंक्स के लिए होता है, जिसमें बैंक से RBI से लोन लेता है, फिर वो कस्टमर को देता है। ठीक है, तो बैंक जो RBI से जो लोन लेता है तो जिस रेट पे लेगा, कोई एक रेट पे होगा, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। बैंक का काम क्या क्या होता है? बैंक का काम होता है सेविंग्स अकाउंट हैंडल करना, लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग और भी बहुत होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब। पर बैंक का सबसे मेन काम होता है कि लोन देना। अगर बैंक लोन देगा नहीं तो बैंक में पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक चलेगा नहीं। तो लोन कस्टमर को देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने हैं सेविंग, लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब लायबिलिटीज है। अभी देखिए लॉकर में भी पैसे बैंक लेता है, लॉकर मतलब लॉकर अगर आपका हुआ तो, बट उसके लिए बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जैसे कि अगर उसमें कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो बैंक ज़्यादातर वो नहीं करते हैं। तो ऐसे भी बैंक जो लोन नहीं देते हैं पर उन्हें NBFC में डाला जाता है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अभी ये रेपो रेट कट किया हुआ है। कट होने का रीज़न है कि इससे बैंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करना है, जिससे बोरोइंग जो है वो चीपर हो जाएगा सभी के लिए। तो बोरोइंग चीपर होगा तो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा, रेपो रेट कम हुआ तो लोन रेट भी कम होगा। अभी के हिसाब से होम लोन चल रहा है 9% to 9.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया है। पहले चलता था 6.5% से, उसको घटाकर 6.25% कर दिया। अब बैंक
हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर भी इंटरेस्ट कम कर सकता है। तो ऑटो मतलब जितने भी व्हीकल हो गए उन पे आरबीआई की जो अभी के गवर्नर है संजय मल्होत्रा ने कहा है कि 2025-2026 में महंगाई में और कमी आने का अनुमान है। इसी के लिए जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट कम किया गया है। अब आरबीआई ये जिस ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट से बैंकों को लोन देता है वो तो रेपो रेट हो गया, जिससे ब्याज मतलब रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा आरबीआई से। तो बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो इसका फ़ायदा ग्राहकों को भी मिलेगा। तो यानी कि बैंक से अपनी ब्याज दर को आप कम में भी ले सकते हैं। हालांकि ये कटौती 1-2 महीने के बाद की जाती है, पर अगर रेपो रेट कम हुआ तो आपको बैंक जाके वो अपडेट कराना पड़ेगा, नहीं तो उसी रेट से आपको लगेगा। अभी देखिए जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन अमाउंट लिया है कि 20 साल के लिए, ठीक है। तो उस पर ब्याज दर लग रहा है, जो इंटरेस्ट है वो 9% लग रहा है। तो ईएमआई आपका बनेगा, तो ईएमआई है जो आपका वो बन जाएगा 9%, 17,995 का, ठीक है। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 20 लाख पे? टोटल इंटरेस्ट है तो 23,18,685 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल आपको अमाउंट कितना देना पड़ा? 43,18,685, ठीक है। तो बैंकों का है कि बैंक ने 20 लाख आपको दिया, लेकिन बैंक आपसे 23 लाख कमा रहा है, तो इससे बैंक का भी फ़ायदा होता है। अब मान लीजिए रेपो रेट कम हो गया, मतलब जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया, 0.25% कम हुआ है इस बार। तो मान लीजिए आपने 20 लाख लोन लिया 20 साल के लिए, और अभी आपका रेट चल रहा है बैंक का 8.75%। तो कितना ईएमआई देना होगा? 17,674 रुपये, ठीक है। तो इस पर इंटरेस्ट कितना टोटल इंटरेस्ट लग जाएगा? 22,41,811 रुपये। तो आपको देना कितना पड़ेगा? 42,41,811। तो लगभग 0.25% भी कम होने से आपको ये 1 लाख का लगभग बचत हो रहा है। इसलिए 0.25 भी अगर कम हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, इससे आपको 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा। तो अब दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगला है H1B पैराडॉक्स। इंडिया नीड्स टू स्टॉप सेलिब्रेटिंग ब्रेन ड्रेन एज ए मार्कर ऑफ ग्लोबल सक्सेस। H1B एक वीज़ा है जो इंडियन को मिलता है अमेरिका की तरफ से, जो वहाँ पे जाके काम कर सके या पढ़ाई कर सके। तो द ट्रू कॉस्ट ऑफ दिस टैलेंट exodus extend beyond brain drain. It perpetuates an outward focus that weakens the urgency for domestic reform, allowing the state to neglect its responsibility to create equitable opportunities and an environment conducive to growth and innovation. The question is no longer whether Indians can succeed globally. They clearly can, but why India struggles to replicate this success domestically and equitably. तो मतलब है इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग हैं जो विदेश में जाके उनकी कंपनियों में शीर्ष पायदान पे बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ जो वहाँ पे उनके कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ देने में कर रहे, वो चीज़ वो इंडिया में भी कर सकते थे, पर इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स या स्पेशली कहें तो रिसर्च डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंडिया में उस टाइप का सिस्टम नहीं है कि इंडिया लैक्स इन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन में इंडिया अभी बहुत पीछे चल रहा है, स्पेशली रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट। और ये मैक्सिमम लोग जो भी मतलब
ब्रेन जिनका भी अच्छा है वो इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्पेशली अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू इंडिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें पर्क्स मतलब सुविधाएं बहुत मिलती है। अभी देखा जाए तो जितनी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं उसमें या तो इंडियन एम्प्लॉय है या तो फिर इंडियन टॉप पे बैठे हुए हैं, जैसे कि गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा में भी है, स्पेसएक्स में है, टेस्ला में है। तो अभी जैसे कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो H1 वीज़ा के अगेंस्ट में था, पर जो स्पेसएक्स का ओनर है इलॉन मस्क, उसने कन्विंस किया है कि उनकी ज़रूरत है इंडियंस की उनके कंपनीज में, तो इसके लिए H1 वीज़ा अभी भी काम कर रहा है। तो अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला क्या है, पीएम मोदी हेड्स टू फ्रांस नेक्स्ट वीक डिफेंस, पीएम मोदी हेड्स टू फ्रांस नेक्स्ट वीक डिफेंस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ऑन कार्स एंड AI समिट इन पेरिस। ठीक है, तो जो इंडियन जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, वो फ्रांस से आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। वहाँ के प्रेसिडेंट है जो इमानुएल मैक्रोन, उनसे मिलने, और वहाँ पे एक AI समिट है उसमें पार्टिसिपेट करने। तो पीएम वहाँ पे को चेयर करेंगे AI समिट को, जो कि होने वाला है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री वहाँ पे इवनिंग में 10 फरवरी वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे 10 फरवरी की शाम में डिनर है विथ प्रेसिडेंट मैक्रोन, और फिर नेक्स्ट डे वो को चेयर करेंगे AI समिट को। तो उसके बाद AI समिट के बाद जो प्रेसिडेंट इमानुएल है उनके साथ मीटिंग है, तो जहाँ पे वो अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग डिफेंस एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। और फिर जब ये अनाउंसमेंट AI समिट के बाद ये जाएंगे मार्सेली मैक्रोन के साथ अलॉन्ग विथ मैक्रोन, क्यों, टू इनॉग्रेट न्यू इंडियन कंसुलेट। उसके बाद वहाँ पे मतलब इनॉग्रेट हो जाएगा न्यू इंडियन कंसुलेट का। उसके बाद ये जाएंगे वार सिमेट्री, वहाँ पे जो भी इंडियन सोल्जर ने अपने सेक्रीफाइस किया था वर्ल्ड वॉर 1 पे, उनको ट्रिब्यूट करेंगे। उसके बाद केडारचे में जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है वहाँ पे विजिट करेंगे, ITER विजिट एट केडारच। तो फिर इसके बाद पीएम कहाँ जाएंगे, इसके बाद पीएम जाएंगे US। वहाँ पे इनविटेशन आया है वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का,
तो वहाँ पे 11 तारीख को ये अपना AI समिट कंप्लीट करने के बाद AI समिट हो जाएगा 11 को। फिर ये 12 फरवरी एंड 13 फरवरी ये जाएंगे US प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, जो कि वहाँ पे इनविटेशन आया था। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो कि ट्रंप ने 28 जनवरी को प्रेसिडेंट ओथ लिया था, तो उसके बाद से पीएम एंड प्रेसिडेंट का फर्स्ट मीट है। तो वहाँ पे जो अभी US से इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे जो है वो डिपोर्ट हो रहे हैं, उन पर भी चर्चा होंगी। तो उसके लिए एक और मतलब 487 प्रिज्यूम्ड इंडियन टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम US, अनदर 298 बीइंग वेरीफाइड। तो 487 और मतलब इंडियंस को, मतलब 487 इंडियंस जो उनके अकॉर्डिंग है उनको यहाँ पे डिपोर्ट करने का तैयारी किया जा रहा है, जिसमें से 287 को वेरीफाई कर लिया गया है कि वो इंडियन है। तो उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब एशियन देश में जो पड़ोस के होते हैं वो इंडिया का नाम ले लेते हैं कि हाँ वो इंडिया से है, पर जब तक से वेरीफाई ना किया जाए उन्हें इंडिया नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि और इसमें अब तक सिर्फ 298 वेरीफाई हो पाए हैं। तो ये वेरीफाई हो गए तो इनको वापस अब लेके आना है। तो उसके लिए भी बात किया जा रहा है कि इन्हें भी वैसे ही लाया जाएगा जैसे पहले वाले को लाया गया था, या इनके लिए मतलब कुछ सुविधा दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट का प्रोग्राम में 11 फरवरी में फ्रांस के बाद 12 को वाशिंगटन आएंगे, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत से व्यापार में जो घाटा हुआ उनको बिजनेस में जो लॉस हुआ है उस पर बात करना चाहेंगे। क्योंकि ट्रंप ने मोदी से कहा था कि भारत को और ज़्यादा अमेरिका से सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदना है। अमेरिका का भारत से व्यापार $35.3 बिलियन का है, मतलब लॉस हुआ है जो। तो 2023-24 के ईयर में, और 2023-24 में इंडिया ने अमेरिका को $77.5 बिलियन का सामान बेचा था, जबकि अमेरिका ने $42.2 बिलियन का सामान बेचा। तो ट्रंप को ये जो लॉस हुआ है ये 35.3 का, इसको हमें मतलब बैलेंस करना है। और मोदी और ट्रंप के बीच जो टैरिफ अभी ट्रंप सब देशों पे लगा रहे हैं उस पर भी बात करना है, क्योंकि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने का बोल चुके हैं, पर अभी तक भारत पे लगा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको इंडिया से अभी और बिजनेस करना है। तो बिजनेस बीच में छोड़ के वो टैरिफ अगर लगाएंगे तो उनको लॉस और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ज़्यादा सामान बेच रहा है अभी, अमेरिका को खरीद कम रहा है। पर इसको बैलेंस करना ट्रंप चाहते हैं इनको बैलेंस करना। तो अब अगले न्यूज़ पे आएंगे कि जो इंडियन है वो अमेरिका पहुंच कैसे रहे हैं। तो जो रास्ते से पहुंचे उसको डंकी कहा जाता है। नॉर्मली ये जाते हैं यहाँ से, इंडिया से यूरोप जाएंगे, वहाँ से साउथ अमेरिका, फिर वहाँ से मैक्सिको बॉर्डर, फिर वहाँ से फिर US में एंटर करेंगे। तो जो जाने का रूट है उसको लेके
थर्सडे को अपोजिशन लीडर्स ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया था कि गलत तरीके से क्यों जा रहे हैं। और ये बात तब उठा था जब यूएस ने 104 इंडियंस को वापस अमृतसर भेजा था, जो कि हैंडकफ थे और लिमिटेड एक्सेस टू वॉशरूम एंड थ्रू आउट द जर्नी अलाउड किया गया था। तो उसके लिए किए थे। तो यहाँ से कैसे जाते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले साउथ अमेरिका गए, वाया कोई भी रूट लेंगे, फिर वहाँ से या तो इक्वाडोर जाएंगे, बोलिविया जाएंगे, गुयाना गए, क्योंकि ये देशों में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। तो यहाँ पे जाना इनके लिए आसान होता है, या तो जिस भी एजेंट के थ्रू ये जाते हैं उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में अगर लिंक है तो वो उस रूट से भेजते हैं। पर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें एक बार में एजेंट 30-40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ पर पर्सन तक का ले लेते हैं। तो एक बार है अराउंड 30 लाख टू 1 करोड़ पर पर्सन लेते हैं। एक वुमेन जो यूएस से प्लेन से आई है, जो कि अपने 10 साल के बेटे के साथ है, उसने बोला कि सबसे पहले वो इंडिया से अपने 10 साल के बेटे के साथ मेडेलिन गई, जो कि कोलंबिया में है। वहाँ से 2 वीक वो कोलंबिया में कैंप में रुकी। फिर वहाँ से वो सैन सेल्वाडोर गई फ्लाइट से, जो कि एल सेल्वाडोर का राजधानी है। वहाँ से 3 घंटे का आपका वॉकिंग डिस्टेंस है। 3 घंटे वॉक करके ग्वाटेमाला गई, जो वहाँ पे जो बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। वहाँ पे नए नए अलग अलग ट्रैफिकिंग एजेंट रहते हैं। तो वो वहाँ से टैक्सी से मैक्सिकन बॉर्डर तक पहुँचाते हैं, जहाँ पे ये लोग 2 दिन या 3 दिन स्टे करते हैं, 1 डे या 2 डे स्टे करते हैं। वहाँ से फिर ये लोग यूएस बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं कैसे, क्योंकि मेक्सिको का और यूएस का 3140 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिस पे फेंसिंग किया हुआ है। तो ये या तो फेंसिंग जंप करते हैं, या तो फिर रियो ग्रांडे जो रिवर है, जो कि खतरनाक है, उसके थ्रू होके जाते हैं। ये रियो ग्रांडे रिवर, या तो एक खतरनाक जो रास्ता है, पेरिलस जर्नी टू मैक्सिको, कैसे जाते हैं। मान लीजिए वो कोलंबिया आए, फिर माइग्रेंट फिर पनामा जाते हैं। फ्रॉम कोलंबिया द माइग्रेंट इंटर पनामा। तो वहाँ से डेरियन गैप है, जो डेरियन गैप जो कि एक बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल सबका रिस्क रहता है, या फिर क्रिमिनल्स गैंग रहते हैं जो कि रॉबरी कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई भी क्राइम करेंगे तो उसके लिए रिपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी क्राइम हुआ वो अनरिपोर्टेड जाता है। और वो जो जंगल है उसको क्रॉस करने के लिए 8 से 10 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं, वहाँ से आपको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये भी तब है जब आप सब कुछ अच्छा जाए। अगर मान लीजिए कोई माइग्रेंट से क्रॉस करते हुए अगर कुछ हो गया, तो वहाँ से वो वापस आना कोई चांस ही नहीं रहेगा, वहाँ से वो वापस आ भी सकता है। तो फिर यहाँ से अगर ये लोग जाते हैं तो ग्वाटेमाला पहुँचेंगे, वहाँ से फिर वही नए ट्रैफिकिंग एजेंट होंगे जो
वो हैंड ले लेंगे, फिर वहाँ से टैक्सी से मैक्सिकन बॉर्डर, फिर वहाँ से या तो फिर फेंस क्रॉस करके यूएस में जाएंगे, या हो गया रिवर थ्रू। तो फिर वहाँ पे भी अगर जाएंगे तो अगर वहाँ पे अगर यूएस बॉर्डर पे अगर किसी ने नहीं देखा तो ठीक है, देख लिया तो फिर वहाँ से उनको फिर यूएस वाले अपने अंडर में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं अगले जो भी न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच।